हेलो गाइस। तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, सी डी बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन सी एच बॉन्ड, ये जो फेनोमेना है ये हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। इसको हम लोग कभी कभी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी कह देते हैं। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता है कि जैसे कि अगर हम लोग कोई एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम होती है, तो वहाँ पे हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिएक्शंस होती है उनकी रेट अलग हो जाती है, डिफर करती है। ड्यूटेरियम जिसमें होती है उसमें रिएक्शन रेट थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है। अगर आप लोग प्योरली एटॉमिक स्केल में अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर की हम लोग बात करेंगे, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ऑब्वियसली इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा है। अगर हम लोग इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो अगर हम लोग सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे सी डी माइनस एच सी एच की अगर हम लोग बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो जूल पर मोल निकल के आती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो दोनों के बीच में ऐसे तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर बहुत प्रिसीजन के साथ अगर आपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है तो वहाँ पे रेट में डिफरेंसेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। आखिर इसके रीज़न क्या है। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग बात करें कि इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। अगर इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वेव थ्योरी के तरफ। वेव थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि बेसिकली कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल लाइक और वेव लाइक कैरेक्टर दोनों होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में रहती है तो हम उसको एक वेव की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रही है उसको पार्टिकल नहीं कंसिडर करके हम लोग उसको वेव कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन है और एक आपका कार्बन है और ये आपका ड्यूटेरियम है। तो इन दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसको आप समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि ये जो है एक स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए कि ये एक स्टैंडिंग वेव है। क्योंकि ये दोनों बॉन्ड तो ऑब्वियसली थोड़ा स्टेबल है तो इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव पकड़ना गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि स्टैंडिंग वेव होने पे सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कि इसकी सेंटर ऑफ मास, उसका मास कितना होगा। इसके केस में अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास की अगर हम लोग बात करें, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इसकी हो जाएगी मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी मास ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, दोनों का सम मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक है, इसको m1 ले लीजिए, इसको हम m1 ले लेते हैं, इसको हम लोग m2 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बात हमारे पास में आती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी होगी। जब हमने वेव की बातें कर ली तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी आएगी। हम लोग जानते हैं फ्रॉम वेव थ्योरी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन f, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग f लिखते हैं, f इज इक्वल टू 1/2L T बाई म्यू। 2L तो तब होती है जब हम लोग यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग n इक्वल्स टू 1, मतलब जब सिंगल वेव फॉर्मेशन जब होती है, सिंगल वेव। ठीक है ना,
सिंगल वेव जब फॉर्म होगी, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जब सिंगल वेव ऐसे फॉर्म होती है, तब हम लोग ऐसे ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं। या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी मास डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि म्यू इज बेसिकली नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए कि m1, अब देखिए m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब m1 तो हमने इस सिस्टम के मास को पकड़ा है और m2 इस सिस्टम के मास को पकड़ा है। m1 इज ग्रेटर देन m2, सो देयरफॉर μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको एक बार देखिएगा। m2 इज ग्रेटर देन n1, मैंने वो गड़बड़ लिख दिया था। m2 इज ग्रेटर देन n1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, तो f सिंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर रूट ऑफ मास डेंसिटी के, तो हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे f1 इज ग्रेटर देन f2। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, f1 इज ग्रेटर देन f2। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मोल फ्रीक्वेंसी अगर है, तो मोल फ्रीक्वेंसी अगर है, मोल एफ का मतलब क्या है कि रैपिड ऑसिलेशन हो रहा है। रैपिड ऑसिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है टेंडेंसी टू ब्रेक ये इंक्रीज हो जाएगी। जितनी कोई भी सिस्टम जितनी रैपिडली ऑसिलेट करेगी उसकी इंस्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी या फिर एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी वेव की। एनर्जी अगर किसी वेव की ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अनस्टेबल होगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सिंस कार्बन हाइड्रोजन ये जो वेव है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये जो वेव यहाँ पे है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कार्बन ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब इस बॉन्ड की एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। तो इसी के कारण क्या होगा कि ये जो दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड की ब्रेकिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी या फिर उसकी इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। इसलिए ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है क्यों हम लोग कहते हैं कि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड and get notified whenever my new video will be released. Till then, keep studying and stay tuned.